नमस्कार, शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। मुरादाबाद में गिरते गिरते बचे हैं आजम खान। एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट जाते समय गिरते गिरते बचे हैं आजम खान। आजम के बेटे अब्दुल्ला आजम ने पिता को गिरने से बचाया है। 2008 के एक मामले में कोर्ट में पेश होने गए थे आजम खान। सीतापुर जेल में बंद है समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान। 24 अगस्त को फिर से कोर्ट में पेश होने के लिए जाएंगे, लेकिन जब वो एमपी एमएलए के स्पेशल कोर्ट में जा रहे थे उस दौरान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए, वो सीढ़ियां चढ़ रहे थे, इसी दौरान वो लड़खड़ा गए। साथ में उनके बेटे अब्दुल्ला आजम भी हैं, जिन्होंने आजम खान को गिरने से बचाया। एक बार फिर से देखिए इन तस्वीरों को। आजम खान जब कोर्ट की सीढ़ियों को चढ़ रहे थे उसी दौरान अचानक से उनका बैलेंस बिगड़ता है। ये देखिए, वो लड़खड़ाते हैं और ठीक उनके पास में उनके बेटे अब्दुल्ला आजम थे, जिन्होंने हाथ पकड़कर उनको सहारा दिया और गिरने से बचाया है। तो सीतापुर जेल में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान बंद हैं और आज जब वो मुरादाबाद कोर्ट पहुंचे थे पेशी के लिए, एमपी एमएलए कोर्ट, उसी दौरान की तस्वीरें हैं। आप देखिए, जब आजम खान सीढ़ियां चढ़ते हुए लड़खड़ा गए। 24 अगस्त को एक बार फिर से कोर्ट में वो पेश होंगे, लेकिन आज जब कोर्ट में पेशी के लिए गए तब कैसे उनके कदम सीढ़ियों पर चढ़ते हुए लड़खड़ा गए वो आप देख सकते हैं। यहां पर आपको ये भी बता दें कि आजम खान की ईद भी जेल में बीती थी और अब एक बार फिर से बकरीद सामने आ रही है और अभी भी वो जेल में ही है। और आज जब वो कोर्ट जा रहे थे उस वक्त की तस्वीरें आप देखिए। संवाददाता फरीद इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। फरीद, क्या जानकारी इन तस्वीरों के बारे में? अमित, जब आजम खान दोपहर 12 बजे मुरादाबाद पहुंचे, भारी सुरक्षा बल के साथ उन्हें एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में जो दूसरी मंजिल पर है वहां लेकर जा रहे थे, तब आजम खान कुछ दुबले कमजोर से लग रहे थे और जब वो जीना चल रहे थे तो उन्हें शायद कुछ एहसास हो रहा था, घबरा रहे थे। अचानक उनका पैर लड़खड़ाया और गिरते गिरते बचे मुंह के बल। साथ में चल रहे उनके बेटे अब्दुल्ला आजम जो उनकी बाईं तरफ चल रहे थे, उन्होंने एकदम बाजू पकड़ के अपने पिता को संभाला और पीछे जो पुलिसकर्मी थे उन्होंने भी पकड़ने का प्रयास किया। अगर आजम खान गिर जाते तो काफी चोट लग सकती थी। जी अमित, किस मामले में उनकी पेशी थी फरीद? जी अमित, 31 दिसंबर 2007 की रात में रामपुर के सियासी कैंप पर एक आतंकवादी हमला हुआ था। उसके अगले दिन 1 जनवरी 2008 को आजम खान बिजनौर की तरफ जा रहे थे, तब मुरादाबाद छजलैंड क्षेत्र में पुलिस ने उनकी गाड़ी को रोका। आतंकवादियों की तलाश कर रही थी पुलिस, उसी शक में उनकी गाड़ी को रोका था। पता नहीं था पुलिस को कि इसमें आजम खान है। तब आजम खान को ये बात नागवार लगी और वो फिर उसके बाद धरने पर वहां सड़क पर बैठ गए थे। इस मामले में मुकदमा दर्ज किया गया था और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम उस वक्त वो गाड़ी चला रहे थे, उनके खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ था। कोर्ट ने बार बार सम्मन जारी किए आजम खान को और उनके बेटे को तलब किया, लेकिन वो कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। अब जब रामपुर से जेल चले गए, वो सीतापुर जेल में है, तब वो सम्मन जो बार बार मुरादाबाद कोर्ट से जारी किए जा रहे थे उसको लेकर कोर्ट ने दोबारा तलब किया। तो आज वो दोनों पिता पुत्र हाजिर हुए थे। जी फरीद, आप बता रहे हैं कि आजम बहुत कमजोर लग रहे थे। क्या किसी प्रकार की कोई बीमारी की जानकारी या फिर ऐसी जानकारी हो कि बहुत वीकनेस है उनको? अमित, देखिए, आजम खान एक कद्दावर नेता हैं, समाजवादी के मंत्री थे, पूरा डेकोरम था। जब सरकार थी तो उनके साथ पूरा एस्कॉर्ट चलता था, पूरे सड़कें साफ करा दी जाती थी। अब वो काफी समय से जेल हैं। आज वो उसी शहर में आए हैं मुरादाबाद में। पहले जब वो आते थे तो पूरा लश्कर होता था। आज वो एक मुल्जिम की हैसियत से आए, कैदी की हैसियत से आए, तो उनको एक एहसास था कि इतने लोग खड़े हैं, पुलिस अधिकारी यहाँ खड़े हैं, तो कुछ गमगीन से थे, चेहरे से मास्क लगा हुआ था, लेकिन फिर भी साफ साफ नजर आ रहा था। और जब वो ऊपर चढ़ रहे थे तो कमजोर से थे और इसी वजह से थोड़ी घबराहट में, तनाव में उनको लड़खड़ा गए। ठीक है फरीद, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी तक पहुंचाने के लिए। और एक बड़ी खबर की बात करते हैं। गाजियाबाद में अगवा बिल्डर का अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। 26 जून को लापता हुए थे बिल्डर विक्रम त्यागी और अभी तक उनके बारे में कोई सुराग मिल नहीं पाया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। गाजियाबाद में बिल्डर का अपहरण हुआ है। 26 जून को वो गायब हुए हैं और उसके बाद से अब तक पुलिस उनकी तलाश कर रही है। एसटीएफ को भी जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है, लेकिन अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। 26 जून से ही विक्रम त्यागी लापता हैं। शहर दर शहर उनकी तलाश की जा रही है और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। उनके समर्थन में तमाम लोग धरने पर बैठे हैं। समाजवादी पार्टी ने इस धरने को अपना समर्थन भी दिया है। परिवार के लोग भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन 26 जून से लेकर अभी तक विक्रम त्यागी के बारे में कोई सुराग नहीं मिल पाया है। देखिए, इस समय परिवार की व्याकुलता का और परिवार में के भय का अंदाज़ा आप लोग शायद उतना नहीं लगा सकते जितना परिवार महसूस कर रहा है। आज 28 दिन हो गए हैं। परिवार में हर क्षण इस बात की लेकर चिंता रहती है। हम लोग परिवार में बच्चों का इस समय सामना करते हुए घबरा रहे हैं। हम घर में जाते हैं, बच्चे पूछते हैं क्या हुआ जी, आज क्या रिजल्ट हुआ।
छोटी बच्ची पूछती है पापा कब आएंगे, हम क्या उन्हें जवाब दें उस समय जाके। पर पुलिस बड़ी सहजता से कह देती है कार्रवाई चल रही है, टीमें गठित कर दी गई है, ढूंढ किया जा रही है, तलाश की जा रही है। लेकिन जब पूछा जाए रिजल्ट क्या है, वो परिवार की स्थिति का, उस आतंक का अंदाजा पुलिस या प्रशासन नहीं लगा पा रहा है। पुलिस की सबसे पहली नाकामी तो उसी दिन हुई जिस दिन जब परिवार ने थाने में शिकायत की, तो सबसे पहली गलती पुलिस की वायरलेस ना कराना और इस घटना को बहुत हल्के में लेना। उस चौकी पे एक सिपाही ने वो गाड़ी रोकी, उसके अंदर पिछली सीट पे ब्लड देखा, फिर भी गाड़ी को जाने दिया गया। तो सबसे पहली नाकामी तो उसी दिन की है। अगर पुलिस उस दिन ईमानदारी से काम करती, सक्रिय होती, तो शायद विक्रम त्यागी आज हमारे साथ होते और हम यहाँ ऐसे ना बैठे होते। और गाजियाबाद से हमारे संवाददाता अमित राणा इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अमित, क्या जानकारी, क्या अपडेट है आपके पास? जी अमित, आपको बताना चाहूंगा जिस तरीके से इनका अपहरण हुआ है और इनकी जो गाड़ी मिली थी मुजफ्फरनगर में मिली थी, उसके बाद से ही गाजियाबाद की 10 पुलिस की टीमें लगी हैं, एसटीएफ भी इसमें लगी हुई है, साथ ही मेरठ, गाजियाबाद और मुजफ्फरनगर यहाँ की पुलिस भी लगी हुई है। लेकिन अभी तक सभी के हाथ खाली है। इसी के कारण परिजन जो हैं वो यहाँ धरने पर बैठ गए हैं। आप देख सकते हैं विक्रम त्यागी के साथ हुई घटना का खुलासा कब तक, उनके चाचा जी मेरे साथ हैं, उनसे जानूंगा और बात करूंगा। सर, जानना चाहूंगा, एक लंबा समय हो चुका है, तकरीबन 1 महीना हो चुका है, अभी भी पुलिस के हाथ खाली है। जी, सबसे बड़ी दुखद बात तो यही है और हम लोगों के लिए चिंता और भय की बात हो गई है कि आज लगभग 28 दिन हो चुके हैं और अभी तक हमारे बच्चे का हमें कोई सुराग ही नहीं मिल पा रहा। अच्छा, पहले ही दिन इसकी सूचना दी गई थी पुलिस को, लेकिन पुलिस का ढूलमुल रवैया था इसमें। निश्चित रूप से ये तो बात जगजाहिर हो चुकी है कि पुलिस का ढुलमुल रवैया अगले दिन तक जारी रहा। रात को 11 बजे प्रथम सूचना उनको दी गई थाने में जाकर, उसके बाद भी कोई वायरलेस पर कोई सूचना प्रसारित नहीं की गई। उसी का नतीजा रहा कि पहले तो अपराधी राजनगर एक्सटेंशन से बेखौफ निकल गए, उसके बाद 1 बजे गाड़ी मुजफ्फरनगर के थाना खतौली में एक चेक पोस्ट पर रोकी गई। उसके बावजूद भी पुलिस ने वहां ढुलमुल रवैया अपनाते हुए उन लोगों को वहां जाने दिया और उसके बाद 50 किलोमीटर दूर जाके गाड़ी आगे छोड़ दी गई। इससे तो पुलिस का नाकारापन और निकम्मापन जग जाहिर है। बिल्कुल, पुलिस का नाकारापन, निकम्मापन जग जाहिर है। एक विक्रम तो चला गया, कहीं दूसरे विक्रम के जाने की उसमें तो नहीं है गाजियाबाद पुलिस। मैं आपसे जानना चाहूंगा, पूरी एसोसिएशन जो है बिल्डर्स की, वो यहाँ है, आप अध्यक्ष हैं, बताइए किस तरीके का उनका व्यवहार है और किस तरीके से वो रहते थे, और आज वो जब गायब है तकरीबन 1 महीने से, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? पूरा परिवार ही संभ्रांत परिवार है, सभी सभ्य लोग हैं, कभी भी कोई किसी से वाद विवाद, कारोबारी परिवार है, लेन देन का भी कभी किसी से कोई भी किसी प्रकार का वाद विवाद नहीं रहा। अपने काम से काम रखने वाले व्यक्ति थे, अपने ऑफिस से घर, घर से ऑफिस और अपने काम से मतलब, कोई फालतू नहीं। सारे भाइयों में बहुत प्रेम था, आपस में ही मित्रता थी, बाहर किसी से फालतू दोस्ती भी नहीं थी। इस प्रकार का व्यक्तित्व था उनका। ठीक है, तो अब जिस तरीके से उनका अपहरण होता है, गाड़ी मिलती है उनकी मुजफ्फरनगर में, और पुलिस की जो इसमें जितनी भी वो रही पुलिस की, क्या पुलिस की कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं? नहीं, बिल्कुल असंतुष्ट है, क्योंकि सवाल अगर सिर्फ पुलिस की कार्रवाई कर रही है अमित। अब सवाल ये भी है कि जांच एसटीएफ को सौंपी गई है। कहा जाता है कि जो काम यूपी पुलिस से नहीं हो पाता है उस काम के लिए एसटीएफ को लगाया जाता है। एसटीएफ भी जांच कर रही है, लेकिन अभी तक कोई सुराग मिल नहीं पाया। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इधर कानपुर कांड में पुलिस पर बड़ा आरोप लग रहा है। संजीत के परिजनों ने सवाल उठाए हैं। अपहरणकर्ताओं ने पैसे नहीं लिए, ये कहा पुलिस ने। अपहरणकर्ताओं को पैसे दिए गए, ये कह रहे हैं परिजन। कानपुर पुलिस की गिरफ्त में 5 आरोपी आ चुके हैं, लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है कि अगर परिजनों ने पैसे दिए, 30 लाख रुपए की रकम दी गई, तो फिर वो रकम कहां है? पुलिस का कहना है कि रकम नहीं दी गई, जबकि गिरफ्त में आए 5 आरोपियों ने भी कहा है कि बैग वहां पर फेंका गया था, लेकिन पुलिस के डर से उन लोगों ने बैग नहीं उठाया। ऐसे में सवाल ये खड़ा हो रहा है कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। परिवार का कहना है कि उन्होंने पाई इकट्ठा कर 30 लाख रुपए की रकम बैग में भरकर दी थी, जबकि पुलिस फिरौती की रकम को सिरे से नकार रही है, खारिज कर रही है, और गिरफ्त में आए आरोपी कह रहे हैं कि हां, बैग फेंका गया था, लेकिन हमने बैग नहीं उठाया। और चलिए आपको बताते हैं कि इस तरह की बातें क्यों हो रही हैं। दरअसल संजीत के पिता का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि फिरौती के लिए नकली नोट की गड्डियां
खरीदी गई थी। एक दुकानदार का भी वीडियो सामने आया है और साथ ही साथ संजीत के पिता का भी वीडियो सामने आया है। सच्चाई क्या है वो भी देखिए। नकली वाली गड्डी है क्या, उसमें बैठा है। अच्छा, नकली गड्डी है। लगता 9-10 गड्डी लेके आया था। कहाँ से? ये कहीं बच्चों वाली नहीं आती है। वहाँ से गए थे ये कहीं हनुमान मंदिर पे गए। नकली वाली बच्चे को अचार और पूड़ी बेच देते थे कि 4 पैसा इकट्ठा होगा, मेरे बच्चों के काम आएगा। दिए अचार मार दिए। पैसे थे मेरे, मारो गोली, कहो पुलिस से कि गोली मार के कब लाओ कि नहीं थे पैसे थे। हमने पैसे कैसे, मोदी जब नोट बंद करवाए थे कितना किसके घरों में निकला था, तब कहाँ चली गई थी प्रशासन कि जलाया गया था बोरा नोट जलाया गया था, तब प्रशासन नहीं देख रही थी क्या? और हमारे संवाददाता श्याम और सौरभ इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि कानपुर में संजीत के घर के बाहर इस वक्त मौजूद हैं। श्याम, अब क्या जानकारी, क्या अपडेट है? बिल्कुल जानकारी की आपको बता दें कि जिस तरीके से ये घटनाक्रम हुआ और जैसे ही परिजनों को मालूम हुआ है कि उनका जो लाल है वो नहीं रहा, उनका संजीत है नहीं रहा इस दुनिया में, तो उसके बाद से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। लगातार लोगों के आने जाने का सिलसिला यहाँ पर जारी है। तमाम जो उनके मिलने वाले हैं, इसके अलावा तमाम सियासी दलों के लोग भी यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से वारदात सामने आई उसे माना जा रहा है कि कानून व्यवस्था फेल रही यहाँ पर, पुलिस पूरी तरीके से फेल रही। जिस तरीके से आप भी बता रहे हैं लगातार कि किस तरीके से जो 30 लाख रुपए का जो मामला था उसको लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं। हमारे साथ में हमारे संवाददाता सौरभ भी, उनसे बात कर लेते हैं। वो बताएंगे कि ये बताइए कि सौरभ, क्यों लगातार पुलिस ये कह रही है कि 30 लाख रुपए बैंक में नहीं थे? देखिए, लगातार पुलिस जो है अपने बयान बदल रही है, बैकफुट पे आती है पुलिस, बार बार बयान बदलती है और परिजन भी बयान बदलते हैं। परिजनों का जो आरोप रहता है वो ये रहता है कि पुलिस क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर आते हैं, उसकी बहन को धमकाते हैं, डराते हैं, बोलते हैं अपने भाई को अगर पाना है। तो कहीं ना कहीं पुलिस इस पूरे मामले में घिर चुकी है। जो जिस तरीके से पुलिस की लापरवाही सामने आई है, साफ तौर पर पुलिस ने कहीं ना कहीं मैनिपुलेट किया है चीजों को। और रणजीत राय जो सबसे दागी खाकीदारी बताए जा रहे हैं, उन पर परिजन कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उनका कहना यह है कि वो लगातार 1 महीने तक उस चौखट पर सर पटकते रहे और रणजीत राय ये कहता रहा कि पैसे की व्यवस्था करो। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या पैसा सब कुछ हो गया था, कानून व्यवस्था से ऊपर पैसा हो गया था? सरकार लगातार दावे कर रही है कि पुलिस अच्छा काम कर रही है, लेकिन ये सवाल उठ रहा है, चाहे विक्रू कांड हो चाहे ये कांड हो, इन दोनों कांडों में पुलिस पर लगातार सवाल उठे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यूपी सरकार को घेरे में करने का काम यूपी पुलिस ही कर रही है। ये शायद वो नुमाइंदे हैं जो पिछली सरकारों की एक रहनुमाई कर रहे हैं, पिछली सरकारों की एक मदद करने का काम कर रहे हैं कि हाँ आप राजनीति गरमाइए, आपको मौका दे रहे हैं कि आप राजनीति गरमा लीजिए, चूंकि हम इस तरीके के कृत्य करेंगे कि आपको राजनीति करने का मौका मिलेगा, आपको सरकार को घेरने का काम मिलेगा। तो ये खाकीदारी कहीं ना कहीं योगी सरकार को मुसीबत डाले काम कर रहे हैं। सौरभ, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज यहाँ पर बता रहे थे, आपको बता दूं कि सौरभ ने ये कहा कि पुलिस ने परिजनों को कहा कि वो पैसे का इंतजाम करें। पुलिस का जो तमाम परिजनों का आरोप है ये शाम की पहले दिन से पुलिस उनसे कहने लगी थी कि आप पैसों का इंतजाम करिए, उसके बाद वो पैसे देकर हम किडनैपर्स को पकड़ेंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी इन तक। उत्तर प्रदेश पुलिस के क्या कहने, इन दिनों हर तरफ यूपी पुलिस के ही चर्चे हो रहे हैं और ये चर्चे किसी बहादुरी के नहीं हो रहे हैं, बल्कि पुलिस की लापरवाही और पुलिस की अमानवीय हरकतों के हो रहे हैं। अब यूपी के एटा में पुलिसकर्मी ने एक शख्स को बीच सड़क पर घोड़ा बना दिया और हैरानी यह है कि पुलिस वाला उस पर सवारी भी करने लगा। ये यूपी के एटा की तस्वीरें हैं। यहाँ कोई नौटंकी या फिर नाच गाना और नाटक नहीं हो रहा, बल्कि यूपी पुलिस कुछ लोगों पर अपनी ताकत आजमाइश कर रही है। यूपी पुलिस के एक सिपाही ने बीच सड़क पर शख्स को घोड़ा बना दिया और उस घोड़े पर खुद सवारी भी करने लगा। तस्वीरें हैरान करने वाली हैं, परेशान करने वाली हैं। एक शख्स को घोड़ा बनाया गया तो दूसरे को वहीं पास में दूसरा पुलिस वाला बेरहमी से पीट रहा था और ये सिलसिला काफी देर से चल रहा था। और बाद में दोनों लोगों को पुलिस वालों ने बुरी तरह पीटा, जी भर कर पीटा और तब तक पीटा जब तक पुलिस वाले खुद मारते मारते थक नहीं गए।
भरे बाजार में चलते ट्रैफिक के बीच खाकी से मार खाते ये लोग न आतंकवादी हैं, न उग्रवादी हैं और न ही इन्होंने किसी का मर्डर किया है। इन पर कोई दुर्दांत आरोप नहीं है, बस मामूली सा आरोप है कि इन दो लोगों ने 2 हरे पेड़ काट दिए थे। बस फिर क्या था, पुलिस या महकमा पहुंच गया अपने कानून की ताकत दिखाने। जलेसर कोतवाली से जीप लेकर पुलिस वाले पहुंचे और हरे पेड़ काटने के आरोपी इन दोनों लोगों को पकड़ लिया। अब सूत्रों का कहना है कि इस दौरान खींचतान में एक पुलिस वाले की वर्दी थोड़ी सी फट गई। बस फिर क्या था, पुलिस वाले तो खुद को भगवान समझ बैठे थे। जलेसर बाजार में ही दोनों को बुरी तरह पीटा गया। इतना पीटा गया कि देखने वालों तक के आंसू निकल गए, लेकिन पुलिस कर्मियों का दिल नहीं पसीजा। मार मार कर पुलिस की जीप में बिठाया। एक आरोपी जीप में चढ़ नहीं पाया तो वहां भी लाठी से ही जवाब मिला। घटना एक दिन पुरानी बताई जा रही है। अब हरे पेड़ काटने की जो सजा होगी वो कानून के मुताबिक दोनों आरोपियों को मिलेगी, लेकिन सरेआम सरे बाजार पुलिस वालों ने जो किया उसका क्या? उन पुलिस वालों की सजा कौन तय करेगा? क्या खाकी पहनना ही मारपीट और गुंडागर्दी का लाइसेंस है? सवाल कई हैं, जवाब तो देना होगा। प्रशांत कुमार, न्यूज़ 18 एटा। उधर कानपुर में एनकाउंटर में मारे गए मोस्ट वांटेड विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे ने न्यूज़ 18 के साथ खास बातचीत की। क्या कुछ बड़ी बातें कही गई हैं वो भी देखिए। एनकाउंटर में मारे गए मोस्ट वांटेड विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे ने न्यूज़ 18 के साथ बातचीत में कई सनसनीखेज खुलासे किए। ऋचा ने कहा कि कोई भी पैदा होते ही अपराधी नहीं होता। विकास भी अपराधी नहीं था, उसे इलाके के लोगों ने अपराधी बनाया। वो बिकरू में मारे गए पुलिस कर्मियों के परिवार से हाथ जोड़कर माफी मांगती हैं। विकास ने किया था फोन। 2-3 जुलाई की रात को विकास ने फोन पर झगड़े और फायरिंग की बात कही थी। विकास ने फौरन घर से निकल जाने को कहा था। सुबह टीवी पर पता चला कि विकास ने 8 पुलिस वालों को मार डाला है। बच्चों को लेकर कई दिन पास की ही एक बिल्डिंग में वक्त काटा। उन्होंने मुझको बताया कि मेरा यहाँ गांव में गोली चल रही है और लड़ाई हो गई है, सोनू ऐसा करो आप बच्चों को लेके घर से चली जाओ। विकास किसी अपराध में शामिल नहीं। विकास की पत्नी ऋचा ने बताया कि वो विकास के किसी अपराध में शामिल नहीं रही है। बच्चों की पढ़ाई और अच्छी परवरिश के लिए लखनऊ में रहती थी। समाजवादी पार्टी की जिला पंचायत सदस्य है, लेकिन सारे काम विकास दुबे ही देखता था। कागजों पर उसके साइन भी विकास खुद ही करता था। विकास एक हादसे का शिकार हुआ, उसके बाद से वो एंजाइटी का मरीज हो गया। पिछले 3-4 महीनों से इलाज नहीं हो सका, जिसके चलते उसका गुस्सा काफी बढ़ गया था। मैं जिला पंचायत सदस्य हूँ और मैं समाजवादी पार्टी से जुड़ी हुई हूँ, मगर मेरा कोई लेना देना नहीं। वो जो भी करते थे सब विकास करते थे। मेरे सिर्फ दस्तखत, वो भी दस्तखत मेरे बना लेते थे। मुझे और चलो इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।